तो मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल अंकित सैनी क्लासेस। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संक्रमण तत्व के गुण। देखो, यदि आपने मेरा इससे पहले लेक्चर नहीं देखा तो मैं प्लेलिस्ट में इस लेक्चर का डाल दूंगा, तो उसमें जाकर आप पहले फर्स्ट लेक्चर देखिए, तभी आपकी ये समझ में आएगा। क्रम से देखिए लेक्चर को। यदि कोई भी आप पढ़ाई करते हो तो क्रम से करो। सबसे पहले उस लेक्चर को देखो, बाद में इसको देखो, तभी आपके समझ में आएगा। देखो, हमने जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, आपने उसमें पढ़ा था हमने कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं या उस किसे बोलते हैं हम कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। मैंने बताया था आपसे, यदि उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सब सेल में प्रवेश करता है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। और मैंने आपसे ये भी बताया था उसमें कि आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो जिंक है, सीडी है और मरकरी है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं होते हैं। तो मैंने आपसे रीजन बताया था, क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल है वो फुल फिल्ड है, अर्धपूर्ण नहीं है, इस वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं होता है। और मैंने आपसे बताया था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसको 4 श्रेणियों में, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में डिवाइड किया गया है। 4 पार्टों में से डिवाइड किया गया है। देखो, इसकी जो संक्रमण तत्व है इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। ये अक्सर एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में या 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है। 12th स्टैंडर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और जो को आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। देखो, जो संक्रमण तत्वों के गुण होते हैं, सबसे पहले होता है कि ये संक्रमण जो तत्व है, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये ठोस होते हैं। ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टी हम विस्तार से पढ़ेंगे कि ये ठोस कैसे होते हैं। हर चीज को हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं और फिर हम विस्तार से कैसे पढ़ेंगे। जो धातु होता है, ये सभी जो होते हैं संक्रमण तत्व क्या होते हैं, सारे धातु होते हैं। टोटल जितने भी डी एलिमेंट के जो एलिमेंट हैं डी ब्लॉक में, वे सारे क्या होते हैं, धातु होते हैं। देखो, इनका जो धातु होने का रीजन है, मोस्टली ये रीजन है क्योंकि इसका जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इसका रीजन होता है कि ये धातु होता है। जो इसके जो गलनांक है संक्रमण तत्वों के और जो क्वथनांक है, मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है इसके, ये भी हायर होते हैं। इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो अधिकतम होता है। जो इसका रीजन है वो भी इसमें है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वे सबसे ज्यादा पाया जाता है, मैक्सिमम होते हैं। इस वजह से जो मैं बता दूं, यदि आप जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट हैं जितने भी, जो उसमें टंगस्टन होता है W, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे अधिक होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। सबसे अधिक किसका होता है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, जो डेंसिटी है, घनत्व है, जो घनत्व है, घनत्व भी वही है क्योंकि इसमें जो इनके बीच है मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है। जो इनकी मेटेलिक बॉन्डिंग, देखो इसका जो गलनांक और क्वथनांक का है एक और रीजन भी है क्योंकि इनके जो बीच बॉन्ड पाया जाता है, इनके जो परमाणुओं में बॉन्ड पाया जाता है वो धात्विक बंध पाया जाता है, मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है और कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, इसमें सहसंयोजक बंध भी। इस रीजन से भी जो ये होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक होते हैं, वे हाइयर होते हैं। ये रीजन है इसका। और जो घनत्व है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, या आप ऐसे कह दोगे जो घनत्व है, जो घनत्व का रीजन अधिक होने का रीजन ये है ताकि इसमें मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इसका जो क्या बोलेंगे उसने, घनत्व, इसमें जो मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है, धात्विक बंध पाया जाता है। इस वजह से जो इसका घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, यदि हम ज्ञात तत्वों में ज्ञात करें, जो ओस्मियम है, OS है, ओस्मियम, इसका डेंसिटी मैक्सिमम होती है डी ब्लॉक एलिमेंट में। सबसे ज्यादा डेंसिटी इसी की होती है। यदि हम सबसे कम डेंसिटी की बात की जाए तो सबसे कम जो डेंसिटी होती है वो होती है स्केडियम की। लोवेस्ट डेंसिटी होती है स्केडियम की। क्लियर? देखो, सारे जो आपके पास में बता दूं, एक पॉइंट छूट गया था, कभी ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है,
सारे जो संक्रमण तत्व हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? ठोस होते हैं, ठोस होते हैं। जो मरकरी है, मरकरी इसका एक एक्सेप्शन केस है, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। मरकरी है ये ठोस नहीं होता, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट छूट गया था इसमें। जो आयनन विभव है इसका, जो आयनन एंथैल्पी है किसकी? संक्रमण तत्वों की। आयनन एंथैल्पी मैंने आपसे बताया था, जो आयन एंथैल्पी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को अंतिम कोश में से, किसी भी उसके अंतिम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसके अंतिम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व की आयनन विभव या आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यह आयनन विभव होता है। जो इसका आयनन विभव होता है संक्रमण तत्व का, वो एस ब्लॉक से अधिक और पी ब्लॉक से कम होता है। ये इसका आयनन विभव होता है। जो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, जो संक्रमण तत्व है, हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे होता है। अब मैं आपसे वैसे ही बता रहा हूं एक, फिर हम विस्तार से पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। जो संक्रमण तत्व हैं वे परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, जैसे या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। कैसे? जो आपके पास Fe है, Fe+2 में भी हो सकता है और Fe+3+2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित करते हैं और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित करता है ये। इसी प्रकार जो आपके पास कॉपर है +1b और +2 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है ये। इसी प्रकार जो Mn है आपके पास, Mn मैग्नीज है जो आपके पास, ये +2 से +7 तक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं। हम विस्तार से पढ़ेंगे कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कैसे परिवर्तित होती हैं, इस चीज को हम विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरी बात, जो रंग है, जो इसका कलर है संक्रमण तत्वों का, मतलब जो इसमें जो भी आपके पास यौगिक है, जो आपके पास यौगिक है या कोई आपके पास आयन है, ठीक है, उसका कलर कैसा होता है। जैसे मतलब हम मान लिए कि ये रंगहीन है, रंगीन है, इसके कलर क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। मोस्टली जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। ठीक है, क्योंकि रंगीन होने का इसका रीजन ये है, हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो डी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से ये अनुचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय होता है। अनुचुंबकीय दैट इज कहने का अर्थ है कि पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा, और जो पैरामैग्नेटिक होगा वो रंगीन होगा, उसका कोई ना कोई कलर होगा। यदि आपके पास ये मैग्नेटिक आ जाए, प्रतिचुंबकीय आ जाए, तो वो रंगहीन होगा, फिर वो रंगीन, उसका कोई कलर नहीं होगा, वो कलर लेस होगा। इस प्रकार से हम विस्तार से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम किसी कंपाउंड का कलर बता सकते हैं। देखो, जो संक्रमण तत्व है, जो संक्रमण तत्व है वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। चुंबकीय गुण दैट इज कहने का अर्थ ये है कि ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक को अनुचुंबकीय, ठीक है, या डायामैग्नेटिक है। प्रतिचुंबकीय, इस प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। देखो, जो अगला है संकुल निर्माण, ये संकुल का निर्माण करता है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। संकुल निर्माण कैसे करते हैं, इसमें कैसे कंपाउंड आते हैं मैं बता दूं आपसे। जो संकुल निर्माण है इसमें इस प्रकार के आएंगे K4 Fe
साइनाइड 6। जो इस प्रकार के कंपाउंड होते हैं उसे बोलते हैं हम संकुल, ठीक है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करता है। देखो इसका भी रीजन वही होता है क्योंकि इसमें जो डी ऑर्बिटल है वो अनपेयर्ड होता है, फुलफिल्ड नहीं होता। इस वजह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, संक्रमण तत्व एलिमेंट है, वे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करते हैं। इसे भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट चैप्टर यही है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये ज्यादा डिटेल में हम अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका ज्यादा विस्तार से हम इस लेक्चर में नहीं डिस्कस करेंगे। आपके पास फिर आता है उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरकीय गुण मतलब कैटेलिस्ट। ये कैटेलिस्ट भी देखो, उत्प्रेरक गुण कैटेलिस्ट क्या होता है? आपने जो किसी भी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है तो उसके लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। आपको सुना होगा एक धनात्मक उत्प्रेरक, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक। ये मोस्टली अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, तो ये करता है अभिकारण। उत्प्रेरकीय गुण भी प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार है मिश्र धातु। जो मिश्र धातु है आपके पास, यदि आपके पास जो कॉपर है वो 60% है और जिंक जो है वो आपके पास लगभग 40% है, ठीक है, तो ये जो निर्माण करते हैं ये करते हैं बोरास। बोरास को बोलते हैं पीतल। पीतल का निर्माण करते हैं। इसे भी विस्तार से पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे निर्माण करते हैं। देखो इसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन लेके समझाता हूं कि इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। कोई एग्जाम्पल लेते हैं आपसे, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि आप, क्वेश्चन इस प्रकार सा होगा आपके पास कि रंगहीन आयन है, निम्न में से रंगहीन आयन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रंगहीन मतलब उसका कोई कलर नहीं है। यदि आपके पास D1 से, ठीक है, D1 से और D9 तक है आपके पास, ठीक है, मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो क्या होगा आपके पास रंगीन, उसका कोई ना कोई कलर होगा। यदि आपके पास D0 या D10 है तो उसका होगा रंगहीन, वो होगा रंगहीन, उसका कोई कलर नहीं होगा। यदि आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए D0 या D10 तो आप कह दोगे इजीली से कि ये रंगहीन है, ठीक है। अब देखो जो आपके पास इस प्रकार दिया होता है इसे बोलते हैं हम अयुग्मित। अयुग्मित, ठीक है, कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या है, अनपेयर्ड। ये अनपेयर्ड है, ठीक है, कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और यदि आपके पास इस प्रकार दिया हुआ है तो इसे बोलते हैं हम कि ये पेयर्ड है, मतलब युग्मित है। ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे फुलफिल्ड हैं, ठीक है, इस प्रकार से। देखो मैं बताता हूं आपसे कि एग्जाम आप कैसे करोगे, इसको कैसे देखोगे, आप कैसे पहचानोगे। देखो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, ठीक है। जैसे आप कॉपर का निकाल रहे हो 29, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s, 2 आएगा, 1 आएगा, एक्सेप्शन केस है ना, 1 आएगा और ये 10 आएगा, ठीक है। आपने निकालना किसके लिए है? आपने निकालना है, आपने कॉपर के लिए निकालना है ना, आपने कॉपर प्लस के लिए निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये एज इट इज, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3d10, ठीक है। मैंने बताया था आपसे यदि 0 हो, D 0 हो या D कितना हो
10 हो तो वो क्या हो जाता है आपके पास, रंगहीन हो जाता है। ठीक है, उसका कोई कलर नहीं होता, वो रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और भी मैं आपसे क्वेश्चन बता रहा हूं किस टाइप के पूछे जाते हैं, आप लेक्चर को ध्यान से देखना। यदि आपकी एक बात समझ में नहीं आए तो आप रिपीट करके दोबारा भी लेक्चर को देख सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, निम्न में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, शून्य है। ठीक है, दिया हुआ है आपसे ए ऑप्शन क्रोमियम 2+, बी ऑप्शन है आपके पास Fe2+, सी ऑप्शन है आपके पास कॉपर 2+, और डी ऑप्शन है आपके पास जिंक 2+। जिंक 2+। ये पूछ रहा है इसमें कि किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य है। दैट इज, कहने का इसका ये अर्थ है कि इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, किसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। ठीक है, ये बोल रहा है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन विन्यास कर दो किसका, क्रोमियम का। ठीक है, क्रोमियम का क्या होता है, Z=24। ठीक, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s। ठीक है, एक्सेप्शन केस है, इस प्रकार होगा। ठीक है, आपने निकालना किसके लिए, क्रोमियम 2+ के लिए निकालना है, क्रोमियम 2+ के लिए। ठीक है, तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें से जाएगा आपके पास s में से। ठीक है, और एक इसमें से जाएगा, क्योंकि दो निकालने हैं ना, तो आपके पास क्या बचा, 3d4 हुआ, 3d4 हुआ। ठीक है, अब भर के देखो उसने डी में 5। ठीक है, हुंडे के नियम के अकॉर्डिंग भर दो, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इसलिए और ये पूछ रहा कि किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य है। ठीक है, इसमें तो 4 है, इसलिए ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब अगला ऑप्शन देखो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, जैसे आप निकालोगे Fe के लिए, Fe2+। ठीक है, Fe के लिए निकाल लो, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा निकाल के देख लेना आप, 3d6 और 4s2 आएगा आपके पास। ठीक है, आपने किसके लिए निकालना है, Fe2+ के लिए निकालना है। ठीक है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 3d6 आ गया आपके पास। 3d6 में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी शून्य नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब अगला ऑप्शन चेक करते हैं आप किसके लिए, कॉपर 2+ के लिए। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा लास्ट में निकाल के देख लेना आप, 3d10 और 4s1 ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आपके पास क्या है, कॉपर 2+ है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें से जाएगा, फिर किसमें से, D9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3d9 आ जाएगा, तो उसमें भी क्या आएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, आपने देखना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, शून्य है। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचा, ये वाला। देखो आप कैसे देखोगे, अभी इसमें निकाल के ऐसे देख लो आप, जिंक 2+। ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 3d10 और 4s2। ठीक है, जिंक 2+ के निकालना है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपके पास, सारे क्या है इसमें, पेयर्ड। 10 इलेक्ट्रॉन हुंडे के नियम के अकॉर्डिंग मिल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सारे के सारे क्या है, पेयर्ड है। ठीक है, पेयर्ड है। ठीक है, सारे युग्मित है, इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें क्या है, शून्य है। कौन से में, डी में, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बात। देखो मैं और एग्जांपल लेता हूं अब, यदि आपके एक बार समझ में नहीं आए तो आप दोबारा फिर लेक्चर को देख सकते हो, आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे।
निम्न आयनों में कौन सा अनुचुंबकीय आयन नहीं है। आपने बताना है, ऑप्शन दे रखे हैं आपसे, निकिल 2+, जो बी ऑप्शन है आपके पास वो है आपके पास जिंक 2+, जो सी ऑप्शन है आपके पास है कॉपर 2+, जो डी ऑप्शन है आपके पास वो दे रखा है Mn2+। आपने बताया निम्न आयनों में से कौन सा अनुचुंबकीय नहीं है। देखो नहीं है पूछा, अनुचुंबकीय नहीं है कहने का अर्थ है कि वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। जब अनुचुंबकीय आयन नहीं है तो दैट इज आपने क्या निकालना है कि इनमें से कौन सा प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय कहने का अर्थ है कि जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो, युग्मित हो, आपने ऐसा बताना है। देखो आप ऑप्शन देखो, यही देखो निकिल 2+, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो, ठीक है। आप निकिल का कर लो 3d8 और 4s2, आपने निकालना है किसके लिए, निकिल 2+ के लिए, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन। 3d8 हो गया आपके पास, 3d8 हो गया। तो इसमें क्या आ गए, अयुग्मित। जब आप बनाओगे, देखो मैं दिखा दूं आपसे बनाने के, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 आएगी, ठीक है। इसलिए तो आयन क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। देखो दिखा दूं मैं आपसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 1 2 कितने आए, 2 आए, कैसे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कौन सा प्रतिचुंबकीय है, ठीक है। अनुचुंबकीय आयन नहीं है वो निकालना है हमें। ऑप्शन ए ये तो गलत हो गया हमारा। अब बी चेक करते हैं हम, बी क्या है, जिंक 3d10 4s2, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। हमें निकालना है 2+ के लिए, ये निकल जाएंगे, ठीक है। ये सारे क्या है, पेयर्ड है, ठीक है। ये सारे क्या है, पेयर्ड है। और जब पेयर्ड है तो ये क्या होगा, अनुचुंबकीय आयन नहीं होगा, अनुचुंबकीय नहीं हो, ठीक है। ये आयन क्या होगा, अनुचुंबकीय आयन नहीं होगा, तो ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा कहने का अर्थ है। तो इसमें क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं।